सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो बच्चे क्लास 8th से अभी 9th में आ रहे हैं, यानी कि क्लास 9th में आ रहे हैं, उनने कहा यार हम आ गए कैसे ना कैसे करके, हम 8th से 9th में आ गए। अब तुम्हारे साथ कई सारे बच्चे होंगे जो फेल नहीं हुए होंगे। सर तो सारे ही बच्चे फेल नहीं हुए होंगे, सब पास आउट हो गए होंगे। मगर क्यों? 8 तक कोई तुम्हें फेल कर ही नहीं सकता। 8 तक कोई फेल नहीं कर रहा है। मगर नाइन्थ में आपकी कंपार्टमेंट जरूर आ सकती है, अगर आप नहीं पढ़ते अच्छे से। आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई मतलब एक पूरी होगी 40%, 37%, जो भी होता है, मान के चलो 33%, यानी कि टोटल 100 में से अगर तुम्हारे 33 मार्क्स नहीं आ रहे किसी सब्जेक्ट में, तुम बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। तुम्हारी कंपार्टमेंट आ जाएगी 9th में। 8th में तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, अभी तक तुम्हें किसी ने भी फेल नहीं किया। 8th में तुमने नोटिस भी किया होगा, कई सारे बच्चे फेल नहीं हुए हैं 8th में। 8th में कोई भी फेल नहीं हुआ है तुम्हारी क्लास में से, भले ही कोई बिल्कुल मतलब किसी को कुछ भी ना आता हो तो भी पास है, तो भी पास है। मगर 9th में ऐसा नहीं होता है। 9th में क्या किया जाता है, आपका एक बेस क्लियर किया जाता है। सीधी सीधी बात, 9th में क्या किया जाता है, आपका एक बेस क्लियर किया जाता है। किस चीज के लिए? 10th 11th 12th क्लासों के लिए। 10th 11th एंड 12th की क्लासेस के लिए आपका बेस कवर किया जाता है 9th क्लास में। मतलब समझ रहे हो? 9th क्लास में कुछ ज्यादा होता नहीं है। 9th क्लास में आपको नॉलेज होनी चाहिए, रटना नहीं है। आप 8th तक अभी क्या करते थे? रट लिया, हो गया, पास हो गए, चलो बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। मगर 8th में क्या करते थे? एंड टाइम है बिल्कुल, कल एग्जाम है या 2 घंटे बाद एग्जाम है, कॉपी खोली, मैम ने क्वेश्चन आंसर लिखा। अच्छा 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 अच्छा, जो मेन मेन क्वेश्चन तुम्हारी मैम ने टिक करवा रखे हैं उनको रट लोगे और वही एग्जाम में पूछ लेंगे। मगर 9th में क्या होता है? 9th में ज्यादातर टीचर्स ये सोचते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली उन चीजों को सोचे। जब तुम खुद प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोशल साइंस। सोशल साइंस अभी तो थोड़ी सी मतलब हो गई है वो, मतलब उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर्स तुम्हारे जोड़ दिए गए हैं एंड वो थोड़ी सी बोरिंग बना दी गई है, मगर फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, जो मैंने पढ़ी है 9th में, वो एकदम बढ़िया है। 4 चैप्टर है, जिसमें से एक बुक चैप्टर है जिसे जिसका टेस्ट लेगी एक मैम आपका, और वो बुक में से ही पूछेगी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपको मतलब एक ही बुक होती है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी एक ही बुक यूज होती है स्कूल में, एनसीईआरटी। हर स्कूल में, हर सीबीएसई पैटर्न स्कूल में एनसीईआरटी ही यूज होती है, या फिर किसी और बोर्ड को भी ले लो, एनसीईआरटी उस बोर्ड की बुक बना के देगी। अब यहाँ पे क्या होता है, आप बहुत सारी सप्लीमेंट बुक्स भी लेते हो, आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गई, ऑल इन वन हो गई, एस चांद हो गई, और भी बहुत सारी, मतलब तुम लोग, और मतलब बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें एनसीईआरटी को, अब एनसीईआरटी की कितनी है, बस इतनी बुक है, बस इतनी बुक है। मगर ये इतनी चौड़ी चौड़ी क्यों है? क्यों? क्योंकि इनमें एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन किया गया है, डीपली डीपली, बिल्कुल अंदर तक उसे एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल डीपली, जड़ों तक, पूरी जड़ उखाड़ के तुम्हें दिखा रखी है कि एनसीईआरटी की बुक में आखिर गिवन क्या है। ठीक है? तो यही होता है इन सप्लीमेंट बुक्स का फायदा। मगर ये आपको अभी स्टार्टिंग हो रही है, आप सभी 8th से 9th में आ रहे हैं, तो आपको अभी स्टार्टिंग में ही अरे 9th, अरे 9th, अरे 9th, जल्दी ये वाली बुक खरीद लो, एनसीईआरटी को कौन पूछ रहा है, जल्दी ये वाली बुक खरीद लो यार, एनसीईआरटी गई, अरे एनसीईआरटी तो, अगर ये बुक खरीद ली तो एनसीईआरटी तो ऐसी ही हो जाएगी। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी आपकी जब ही हो पाएगी जब आप उसे अच्छे से लाइन टू लाइन हर एक चैप्टर को रीड करेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप वो मैं आपको बताऊंगा रोड मैप में। जब मैं आप सभी को दूंगा, एक रोड मैप दूंगा 8 से 9th के लिए, अभी वो होगा कल की वीडियो में। कल की वीडियो में मैं आप सभी को एक रोड मैप दूंगा, जिससे आप सभी को पता लगेगा कि आखिर हम 9th में पढ़े कैसे।
मतलब हम नाइन्थ में तो आ गए जैसे तैसे करके, हम एट्थ से नाइन्थ में तो आ गए, मगर अब नाइन्थ में पढ़ाई कैसे करें, ये चीज आप सभी को पता लगी कल की वीडियो में। कल की वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपको नाइन्थ में कैसे पढ़ना है, बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड नाइन्थ क्लास, मैंने एक्सपीरियंस की है नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होते हैं। अभी अपनी जो संगति है उस पे असर डालो। अगर तुम्हारी बुरी संगति है तो तुम नाइन्थ में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि नाइन्थ में हर एक टॉपिक टीचर ये चाहता है कि बच्चा उसे सॉल्व करे, उसे अपनी मर्जी से, यानी कि बच्चा अपनी मर्जी से उसे करने की ट्राई करे, तभी जाके बच्चा पास होगा। टीचर का माइंडसेट ये होता है। एट्थ में एट्थ में टीचर क्या सोचते हैं? एट्थ में टीचर ये सोचते हैं कि जैसे तैसे करके बस, मतलब बच्चे को अच्छे से आना चाहिए, समझा दो उसे, अच्छे से रटा दो। तो तुमने देखा भी होगा एट्थ में क्या होता है, रिवीजन टेस्ट बहुत सारे लिए जाते हैं। अभी नाइन्थ में भी लेने लगे, मंथली टेस्ट भी होंगे तुम्हारे, जिनके ईआरपी में मार्क्स भी लगते हैं। तुम सभी को पता होगा जिनके ईआरपी में मार्क्स भी लगते हैं, तो वो मंथली टेस्ट भी लिए जाएंगे तुम्हारे। हर महीने एक या दो टेस्ट लिए जाएंगे, 20-20 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के। ठीक है, जितने मार्क्स के तुम्हारा स्कूल लेगा उतने ही मार्क्स के लेगा वो, और उनमें से जितने मार्क्स तुम्हारे आएंगे उसके बेसिस के ऊपर वो तुम्हारे अगले एग्जाम में, जैसे हाफ ईयरली या ईयरली एनुअल एग्जाम, जो भी बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं, तो उन टेस्ट के हिसाब से कि इसकी मंथली परफॉर्मेंस की एवरेज कितनी है, इंटरनल मार्क्स उसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। ये सब था पूरा नाइन्थ क्लास का। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस, नया जो सिलेबस है अभी, नाइन्थ क्लास का जो नया सिलेबस है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने देखा वेबसाइट फेक है, रियल है, क्या है, और मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से तुम्हारे लिए सिलेबस निकाल दिया है। मैंने तुम्हारे लिए सिलेबस निकाल दिया है। और ये सब तो तुम लोग अभी, तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया लोग भी है, सीनियर लोग भी हैं, तो उनने बता दिया होगा कि नाइन्थ का भी सिलेबस चेंज हो चुका है। नाइन्थ के 12 चैप्टर थे। पहले जो ओल्ड बुक थी, जो ओल्ड बुक थी, उसमें पहले क्या था, उसमें पहले 12 चैप्टर थे, 12 चैप्टर थे। एनसीईआरटी अब तुम्हारे बिल्कुल पीछे पड़ चुकी है। अब वो चाहती है कि तुम जो 11th क्लास में आने वाली चीजें हैं, या जो तुम्हारी 10th में भी पूछी जा सकती हैं, उनका भी बेस यहीं पे क्लियर कर दो। इतनी बुरी तरीके से एनसीईआरटी तुम्हारे पीछे पड़ा है, समझे? तो ये क्या है, अभी 12 चैप्टर थे। न्यू बुक में न्यू बुक में जो नया सिलेबस है उसमें 3 चैप्टर और एक्स्ट्रा आ गए, 15 चैप्टर्स हो गए। अब क्या क्या न्यू आया है वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। अब आप एक काम करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ लिखते चाहिए। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्ट कर रहा हूँ अभी से। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें फर्स्ट वाला जो ओल्ड बुक में भी था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई कहाँ से है। सबसे पहला क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री है। कोई भी पास्ट का जो वो है चैप्टर है, उसमें हमेशा आपकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जरूर दी है। जैसे कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें भी एक दो चीजें नई ऐड की गई हैं। ये ब्रीफ हिस्ट्री है एक सबसे पहले उसकी। उसके बाद फिर 2D कैस्टियन प्लेन, जो तुमने बनाया भी होगा ऐसे करके है, शायद तुमने भी पढ़ा होगा, मगर नहीं पढ़ा है तो भी तुम्हारे टीचर्स पढ़ा देंगे। ये कुछ नहीं है, ये ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब तुम कहोगे भैया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस तो हम इस ग्राफ पे भी कर सकते हैं, ये दो लाइन और क्यों खींची हैं? तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए है। यानी कि नंबर लाइन क्या होता है, राइट साइड पॉजिटिव चलता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव चलता है, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी तुम्हें गिवन होंगे। और ये कुछ, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। ठीक है, तो ऐसे ये हमेशा ऐसे ही रहता है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन, यानी कि इस 2D प्लेन में एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट हमें ये दे रखा है, इनके बीच का ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हें सबसे पहले तो यूट्यूब पे सर्च करना है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। कल मैं रोड मैप बताऊंगा पूरा तुम्हें, कैसे पढ़ाई करनी है, और परसों परसों हम स्टार्ट कर देंगे नाइन्थ क्लास का सिलेबस। परसों से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे
एंड अच्छे से बिल्कुल टॉपिक वाइज तुम्हें पढ़ना है। अब यहाँ पे अगली चीज क्या आती है जो एक्स्ट्रा ऐड की गई है इसमें, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। यानी कि इन दोनों प्लेन के बीच के डिस्टेंस का मिड पॉइंट क्या है वो भी पूछा जाएगा तुमसे, एंड इसका भी कोई फॉर्मूला है। अब इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में आते हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। अब दूसरा चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशंस पहले से ही गिवन थी तुम्हारी, एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद फिर डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी पहले से ही गिवन थी। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी पावर क्या है? उसकी पावर 1 है, 2 है, 3 है, और जो उस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है वो हो जाती है डिग्री। मैं तुम्हें ब्रीफली एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। मेरी लॉन्ग जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट बनाऊंगा उनके, एक पार्ट 1 बनाऊंगा, फिर पार्ट 2 बनाऊंगा। जितने भी पार्ट में वो चैप्टर कवर होता है मैं तुम्हारा कवर करवाऊंगा। अभी जो मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस है तुम उसमें भी जाके नंबर सिस्टम वगैरह देख सकते हो। वो तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, उनका नोट्स मत बनाना अभी। नोट्स के लिए मैं तुम्हें अलग से अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर और एंड तक जितना भी सिलेबस है तुम्हारे साथ डटा रहूंगा। एंड तुम्हें भी मेरे को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ हो और तुम चाहते हो कि तुम 9th में टॉप करो। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ में हो। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ में रहोगे या नहीं। मुझे कैसे कंफर्म होगा कि तुम साथ रहोगे? ठीक है, एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं। अब तुम ट्यूशन पे जाते हो, कहीं कोचिंग सेंटर पे जाते हो मैथ्स पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए? मैथ्स हर किसी बच्चे को हार्ड लगती है, मगर मैथ्स इतनी हार्ड है ही नहीं। तुमने कभी मैथ्स को समझा ही नहीं। तुमने कभी मैथ्स के ओवरव्यू से कभी मैथ्स को देखा ही नहीं। जब तुम एक मैथमेटिशियन के दिमाग से मैथ्स को देखते हो तो तुम्हें प्यार होने लग जाता है मैथ्स से। बहुत लवली जो सब्जेक्ट है वो लगता है तुम्हें मैथ्स। जब मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को बहुत बुरा लगता था 5th क्लास तक, 6th क्लास तक। 6th में मेरे को इसकी ट्रिक्स पता लगी जब मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी स्टार्ट की। 7th 8th में मुझे एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिए जाते थे, मैं वो सॉल्व कर देता था। और अब 9th में मैं वेट कर रहा हूँ मेरा मैथ का एग्जाम कब होगा, और फाइनली डेट शीट आई तो मैं मैथ का एग्जाम यार लास्ट में क्यों रखा इनने? बीच में रख लेते, फर्स्ट में रख लेते, लास्ट में क्यों रखा? तो मेरे को लगता है कि यार जल्दी से जल्दी मैं मैथ्स का एग्जाम दूं, जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है, और मैं मैथ्स को अच्छे से जानता हूं। तुम्हें क्या करना है? मैथ्स को अच्छे से जानना है, मैथ्स के बारे में सोचना है, जब ही तुम मैथ्स को कर पाओगे। वरना मैथ्स को अगर तुम रटने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम नहीं समझ पाओगे। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मेरा चैनल इसीलिए है। तुम लोग मेरे चैनल पे परसों से टॉपिक टू टॉपिक हर एक चीज को क्लियर कर पाओगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके 15 तक सारे चैप्टर तुम्हारे में कवर करवा दूंगा। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशंस। ये भी तुम्हारी ओल्ड बुक में गिवन है, मगर तुम ये सोच रहे हो ना यार, ये आधे से ज्यादा चीजें तो ओल्ड बुक में गिवन है, तो ओल्ड बुक ही क्यों ना ले लें? हमारे बड़े भैया लोग हैं यार, उनकी ओल्ड बुक हमारे पास है। नहीं, सिलेबस कंप्लीटली चेंज हुआ है, चैप्टर्स शफल हो चुके हैं, एंड उनके सब टॉपिक्स जो हैं, सब टॉपिक्स तुम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर तुम नई वाली बुक नहीं लेते हो। तो अगर तुम वेट कर रहे हो कि हमारा सेशन भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो थोड़ा और वेट करके देख लेते हैं। नई बुक्स मार्केट में आने वाली हैं, बहुत जल्द आ जाएंगी, कमिंग सून। बहुत जल्द आ जाएंगी, जैसे मूवी के लिए वेट करते हो ना। अरे धुरंधर 2 आने वाली है, ओह 19 तारीख को आएगी, अरे कब आएगी कब आएगी, 19 तारीख को, अरे इतने ही दिन रह गए। नहीं, तो उसी हिसाब से नई बुक का भी इंतजार करना है, जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। जैसे पहले डेट नहीं बताते मूवी की, सिर्फ ये बताते हैं ट्रेलर दिखा दिया कमिंग सून, तुम्हारे अंदर एक सस्पेंस बनता है। वैसे ही इसको भी देखो, कमिंग सून, सस्पेंस बनाओ इसके लिए। ये सोचो यार ये नई बुक जल्द से जल्द मिलनी चाहिए हमें। वैसे ही जब ही तुम इस बुक को परचेज कर पाओगे, वरना तुम ये सोचोगे पुरानी बुक से ही काम चला लेते हैं, नई बुक खरीदने में क्या
कई सारे बच्चे बार बार मार्केट के चक्कर लगा रहे हैं नई बुक के लिए। नई बुक आएगी मगर थोड़े टाइम में आएगी, क्योंकि अभी वो पब्लिश हो रही है। ठीक है। उसके बाद अब इसका ये पार्ट आता है जो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, इसमें 4-5 चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं पोलिनोमियल्स चैप्टर में। सबसे पहली चीज, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना है, ये चीज 10th में आती है। ये चीज 10th में आती है। उसके बाद फिर मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, ये भी 10th में आता है। उसके बाद फिर लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप एंड स्लोप, और ये वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये चीजें जो हैं ये तुम्हारी 11th क्लास में आती हैं। और इन दोनों क्लासेस का तुम्हारा बेस क्लियर करने के लिए वो तुम्हारी अब 9th में डाल दी है। अब ये मत सोचो यार एनसीईआरटी तो पीछे ही पड़ गया, नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा भला चाह रहा है अभी। वो चाहता है कि ताकि तुम 9th से 10th में जाओ, 11th में जाओ, तो तुम्हारा एक बेस क्लियर रहे। तुम्हारा एक बेस क्लियर रहे तभी तो तुम एक पहाड़ जैसी फाउंडेशन बना पाओगे। अगर बेस क्लियर ही नहीं है, जमीन खोखली है, तो तुम वहां पे घर कैसे बना पाओगे? घर नीचे गिर जाएगा। मगर जब जमीन क्लियर है, एकदम फ्लैट है, बढ़िया तरीके से उसका बेस है, तभी तो तुम उस पे घर, बिल्डिंग या बुर्ज खलीफा बना पाओगे। इसीलिए नई बुक तुम्ही गिवन है। अब अगला जो वो है इसका, जो मतलब हमें दे रखा है, चैप्टर नंबर 3 आता है इसका, नंबर सिस्टम, जिसमें इंट्रोडक्शन टू लीनियर नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मगर पुरानी बुक में भी गिवन था, मगर ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी 10th 11th में भी पूछी जाती है। कई सारे बच्चे होते हैं 10th के हो गए, 11th के हो गए, उन्हें पता नहीं होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो इसलिए तुम्हें अभी से अच्छे से प्रॉपर वे से तुम्हें पढ़ना है। कल मैं तुम्हें मैप, रोड मैप बताऊंगा तुम्हें कैसे 9th में स्टडी करना है। जो बच्चे 8th से 9th में आ रहे हैं उनको कैसे 9th में पढ़ना है, जब भी तुम लोग अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये तो सबसे इजी है, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना। उसके बाद फिर डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ्स, ये 11th चीज 11th क्लास की डाल दी है बेस क्लियर करने के लिए। उसके बाद फिर प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटीज, ये भी 11th और 10th में भी आई जाती है। यानी कि अब तुम्हें अंडर रूट और अंडर रूट 3 इरेशनल है क्यों, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्पाइरल स्क्वायर रूट भी तुम्हें अभी दे दिए हैं। तो मतलब तुम समझ सकते हो कितनी फोर रीचिंग सोच है अभी एनसीईआरटी की। ठीक है। अभी तुम लोग सोच सकते हो कि कितना आगे तक सोच सकती है एनसीईआरटी। अब आता है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें बाकी सब कुछ तो ऐसे ही है जैसे हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री हो गया, मगर कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद अ गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन द बायोधयानाज सुलाबुत्रज, ये बहुत अजीब सी स्पेलिंग है, मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है। BAUDHAY। जब भी तुमसे कोई स्पेलिंग नहीं पढ़ी जा रही है उसके टुकड़े करो, जैसे कि बाउ धायाना, बाउधयानाज, बाउधयानाज सुल बस, ये संस्कृत है भाई, संस्कृत है, सुल बसूत्रस। ठीक है। सुल भतुस्त्र बसूत्रस। ठीक है। ठीक है। तो ये संस्कृत है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। बाउधयानास सुल्ब सूत्राज, हाँ सुल्ब सूत्राज है ये। ठीक है। तो ये तुम्हें टुकड़े कर करके इसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे तुम्हें छोटे बच्चे होते हो तब सिखाते हैं। ये बहुत अजीब सा नाम है, मगर ये बहुत काम की चीज है। तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। माना कि ये छोटी सी चीज है, मगर ये पूछी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। यूक्लिड्स के एक्सियम्स भी पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद फिर यूक्लिड्स की डेफिनेशन को डिस्कवर करना पड़ेगा हमें, यानी कि उसमें और एडिशंस करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें बाकी सब सेम है, 9th की तरह ही है,
जैसे रेज एंड एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन। मगर जो चीज ऐड की गई है इसमें, एक पॉइंट ऐड किया गया है जो है थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस की जो थ्योरम्स है एंड उसके एग्जांपल्स हैं वो भी तुम्हें करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर एक नया जो चैप्टर जोड़ा जाता है वो है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा 11th में आता है, 10th में इसका बेस क्लियर करवाया जाता है, मगर अब तुम्हारा 9th में ही इसका बेस क्लियर करवाया जा रहा है। ये चैप्टर एनसीईआरटी ने कहा है कि ये चैप्टर अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो ये चैप्टर बहुत लेंथी बन जाएगा उसके लिए, इसलिए टीचर्स को इसे बहुत अच्छे तरीके से कम भी 10 घंटे लेने होंगे इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत काम आता है। अगर आप 11th में कोई और अनदर सब्जेक्ट भी लेते हैं तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। अगर आप साइंस से ले रहे हो, मैथ्स से ले रहे हो, मगर कुछ और भी ले रहे हो तो उसके अंदर ये चैप्टर बहुत काम आता है। उसके बाद ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स। अब ये चीज तो तुमने पक्का सुनी होंगी कि ट्रायंगल में अब कॉन्ग्रुएंसी पूछी जा रही है 9th में, तो तुम लोगों ने कईयों ने पढ़ भी लिया होगा। मगर इसमें भी इस ईयर 4 चीजें ऐड की गई है। सबसे पहली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल यूज कैसे होते हैं और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये तो हो गई छोटी चीज। उसके बाद फिर दे दिया हमें प्रोपोर्शंस एंड कन्वर्स ऑफ अ प्रोपोर्शन। ये क्या है, ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स की जो थ्योरम है उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आएंगी, तुम्हें पूछी जाएंगी। उसके बाद फिर एक और जो नया चैप्टर जोड़ा जाता है वो है मेंसुरेशन। अब तुम कहोगे यार ये तो हमने 8th में भी पढ़ रखा है, क्या बात कर रहे हो आप, नया चैप्टर जोड़ दिया, ये तो हमने 8th में भी पढ़ रखा है। इसमें नेक्स्ट लेवल की चीजें तुम्हें बता रखी हैं। तुमने अभी जो पढ़ा वो बेस है, वो स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ा होगा तुमने, रेक्टेंगल पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा, मगर ये उससे बढ़ के है, इसमें तुमने स्फेयर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, और भी लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ कैसे निकालनी है, एरिया ऑफ शेप्स, शेप्स के एरिया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, हिरोन्स फॉर्मूला। अब जो हिरोन्स फॉर्मूला था उसकी जगह पे इसको लिख दिया गया है, हिरोन्स फॉर्मूला तुम्हारा काट दिया गया है, वो इसी के अंदर आएगा अब हिरोन्स फॉर्मूला। स्क्वायरिंग अ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग यानी कि उसको मतलब ये फिर से उससे ही है, बौद्ध है ना, शुभ सूत्र से बताना है तुम्हें। उसके बाद फिर एरिया ऑफ सर्कल और उनकी डेरिवेशन। अब तुम कहोगे एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ रखा है, मगर उनकी डेरिवेशन पढ़ी है? नहीं ना, अब 9th में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन हर एक फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब जब हम इसकी डेरिवेशंस पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, वो मेरी नानी का कॉल आ गया था। ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा डिस्टरबेंस। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब हम आगे जब इसमें पढ़ते हैं तो यानी कि सेक्टर के, एक सर्कल का सेक्टर होता है, सेक्टर क्या होता है, सर्कल है, इसकी ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, बढ़िया नहीं बना होगा, मुझे भी पता है बढ़िया नहीं बना है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब जब इसे हम सेंटर से इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया बनता है, जो पिज्जा की एक स्लाइस बनती है, इसे हम सेक्टर बोलते हैं, और इसका एरिया निकालने को पूछ लिया। बताओ क्या फॉर्मूला है? हाँ हाँ, पता है, बस 9th में आओगे पता लग जाएगा, अभी बस तुम लोग आने ही वाले हो, मुझे भी पता है, कोई 8th में तुम्हें फेल तो कर नहीं सकता। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हमारा सर्कल्स है, सर्कल्स में साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स तुम्हारा ऐड किया गया है। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तुम्हें स्लोप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो 11th क्लास में आते हैं। स्लोप क्वेश्चंस, एरियाज बिटवीन टू पॉइंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और बहुत कुछ तुम्हें गिवन है। उसके बाद फिर वही मेंसुरेशन,
इसी में मेंसुरेशन में ही सरफेसेस एरिया एंड वॉल्यूम भी तुम्हारा ऐड कर दिया गया है, मगर वो अलग से लिखा गया है। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पढ़ा है तुमने सेंट्रल टेंडेंसी? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मैंने भी नहीं पढ़ा नाइन्थ में तो ये, मगर आगे जाके तुम पढ़ोगे। अब तुम इस चीज को नाइन्थ में पढ़ोगे। मैंने भी नहीं पढ़ा नाइन्थ में ये क्या है सर्कस टेंडेंसी, मगर अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, जो तीसरा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, एंड यही हमारा 15th चैप्टर भी है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तुमने आई होप पढ़ा होगा एट्थ में, उसी का जो मतलब मेजर पार्ट होता है, जो उसकी बड़ी चीजें होती है, वो नाइन्थ में पढ़ा बताई गई है अब की बार। ठीक है, तो सिलेबस बस इतना ही था। सिलेबस बस इतना ही था। एक सेकंड में देख लूं मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। मेंसुरेशन हो गया था। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज तो तुमने पढ़ी होंगी, एट्थ में पूछी जाती हैं, एट्थ में पूछी जाती हैं, मुझे भी पता है तुमने पढ़ी हैं। अब भले ही तुम मना कर दो, मगर मुझे पता है कि तुमने पढ़ी हैं। ये चीजें भी अभी ऐड कर दी हैं। रिविजिटिंग एल्जेब्रिक मतलब उसको रिविजिट करेंगे। जैसे तुमने अभी एट्थ में पढ़ा है ना, तो बस उसी चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे एक तरह से। ठीक है, और उसमें एक दो चीजें जैसे फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग एल्जेब्रा टाइल्स, एल्जेब्रा टाइल्स बिना यूज किए तुम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, ये सब कुछ, सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस और मोर। सिलेबस जो है सिलेबस जो है बस इतना ही है। ये तीन चीजें तुम्हारी ऐड की गई है। मेंसुरेशन, जिसमें सरफेसेस एरिया जो अभी इसमें गिवन है, और जो हेरॉन्स फॉर्मूला है, वो दोनों चीजें इसमें घुसा दी हैं। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी भी पूछ लिया है तुमसे, प्रोबेबिलिटी भी पूछ लिया है, एंड सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस भी पूछ लिया है जो 11th में आता है। वो भी बहुत कुछ पूछा है, बहुत कुछ पूछा है। ये इतना ही थोड़ा ना, इधर तक ही थोड़ी ना सीमित रहेगा। जब तुम पढ़ोगे और तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे उसमें, तभी तुम तभी तुम पास हो पाओगे, या मैथ्स को अच्छे से, मैथ्स को तुम अच्छे से जब ही समझ पाओगे जब तुम उसको ध्यान लगा के पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे या फन वे में पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। और तुम्हें ट्यूशन पे पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी का मूड है या किसी के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन करवा दिया है, तो आप जा सकते हो। मगर मैं रोक नहीं रहा कि ट्यूशन पे मत जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे ट्यूशन पे पैसे वेस्ट नहीं होंगे अगर तुम मेरे को एक सब्सक्राइब दे दोगे। तुम वहां पे पैसे भरोगे 2,500, 3,000, 3,500 एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मगर अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यही एक सब्जेक्ट तुम फ्री में पढ़ पाओगे। एंड यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल हो सकती है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, तुम साइंस यूट्यूब से पढ़ सकते हो, तुम सोशल साइंस यूट्यूब से पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट है तुम यूट्यूब पे से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे से, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम फ्री में हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, एंड उसे पढ़ सकते हो। आई होप आप सभी को पसंद आ गई है आज की वीडियो। और आप सभी जो एट्थ में से नाइन्थ में आ रहे हैं, आप सभी को बहुत सारा सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी अब नई क्लास में आएंगे, एक नई क्लास में अपना कदम रखेंगे, एंड उस नई क्लास को अपने दिमाग में डालेंगे, एंड उसका जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं गारंटी नहीं लूंगा, मगर अगर तुम मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी दूंगा कि तुम्हारे फुल मार्क्स जरूर आएंगे, क्योंकि मैं मेरे साथ अगर तुम शुरू से लेकर एंड तक एकदम अच्छे से जुड़े रहोगे, संबंध बना के रखोगे, सब्सक्राइब को प्रेस कर दोगे, और अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट तुम्हें इस वीडियो में पसंद आया हो कि मैंने तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है क्या क्या सिलेबस आया होगा, और आई होप तुमने नोट भी कर लिया होगा। नोट भी नहीं किया है तो जब नाइन्थ की बुक्स आएंगी, जो नई बुक्स आएंगी नाइन्थ की, उसमें देख लेना। आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय, बहुत सारा प्यार, आपको पढ़ लेना पड़ेगा।